Hello friends, welcome to Get My University. My name is Anuj Goyal. नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी ने अभी एक दिन पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया है स्पेशली फॉर ओवरसीज एजुकेशन, राइट। और इस सर्कुलर पे काफ़ी ऑब्जेक्शन है जिसके मैं अभी वर्डिंग्स आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये सर्कुलर कहता है इट इज़ टू क्लैरिफाई दैट नेशनल मेडिकल कमीशन डज नॉट एंडोर्स एनी लिस्ट ऑफ फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज फॉर एमबीबीएस और इक्विवेलेंट कोर्सेज. The public is advised that before taking admission in MBBS or equivalent courses in any university outside India, confirmation of fee structure, details of course should be directly obtained from the university or institution concerned. दोस्तों, इस एडवाइजरी का मतलब यह होता है कि जो अभी तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने MCI जिसको डाइल्यूट कर दिया गया, एक सेट ऑफ लिस्ट दी थी अबाउट द फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन जिनमें आप जाके एडमिशन ले सकते हैं, और वो लिस्ट टाइम टू टाइम रिवाइज होती थी. अगर किसी यूनिवर्सिटी की कंप्लेंट आती थी तो उसे डीलिस्ट कर दिया जाता था. तो एक पेरेंट्स के मन में एक शांति रहती थी, एक सहूलियत रहती थी, एक सुकून रहता था कि हाँ, ये मेडिकल काउंसिल, इंडिया की मेडिकल काउंसिल ने दी हुई है एंड देयर इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी. बट अब एनएमसी ये कहती है कि हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, आपको जो करना है आप करिए, आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है आप जिस यूनिवर्सिटी से बात करिए, आप उस कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी से बात करिए, लेकिन इसमें हमारा कोई रोल नहीं है. बट क्वेश्चन यही आता है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल का यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि यहीं पे गैप एरिया है. फॉरेन एजुकेशन में इट्स नॉट सिंपल कि आप जाएं और किसी यूनिवर्सिटी में जाके या किसी कंट्री में जाके आप जाके पता कर लें, आप विजिट कर लें, नहीं. और यहीं पे एक सेंट्रलाइज एजेंसी, एक रेगुलेटरी एजेंसी होने के कारण हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है एज एन एजेंसी कि हम यहां पे फिल्टर ड्रॉ करें, हम बच्चों को सहूलियत दें. इस तरह से तो क्या होगा, एक पूरा एक बहुत ही वेग सा एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा. एक बहुत से छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हैं जिनका कोई इकोसिस्टम ही नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है, वो भी मशरूम होके आ जाएंगे. स्टूडेंट को जानकारी नहीं होगी और इसके कारण से कहीं ना कहीं स्टूडेंट बाद में चीटेड फील करेगा, राइट. सो जो एजुकेशन है मेडिकल की, जो एक क्वालिटी फिर भी एक चल रही है, वो बहुत हद तक डीरेगुलेट हो जाएगी और बहुत सारे ऐसे मशरूमिंग हो जाएगी मेडिकल कॉलेजेस की, राइट. दोस्तों, इंडिया में हम सबको पता है हेल्थ केयर में बहुत अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है. हमारा डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बहुत अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं हमें यह भी पता है कि हमारे यहाँ इतने मेडिकल कॉलेजेस नहीं है इंडिया में जो इतने बच्चों को अकोमोडेट कर सके. इसी चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ड्रॉ किया है कि भाई ओवरसीज एजुकेशन को हम प्रमोट करते हैं और जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म देते हैं नेक्स्ट के थ्रू. जब गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करना चाहती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी एजेंसी है विच इज एनएमसी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते. कहीं ना कहीं उनको इस चीज में उतरना ही पड़ेगा. और एनएमसी की जो संरचना भी हुई थी ना, उसके पीछे 3 ऑब्जेक्टिव थे, राइट. सबसे पहले एक एथिकल स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना, क्वालिटी बेंचमार्क्स को प्रमोट करना और एक अच्छा ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म स्टूडेंट्स को देना, राइट. अब यहां पे इस पूरी सिचुएशन में 8 पॉइंट हैं जिन पे आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं और जो हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे, एक स्टूडेंट कैसे वो सर्च करेगा, राइट. पहला पॉइंट है, जितनी भी नेशनल मेडिकल काउंसिल्स हैं अलग अलग कंट्रीज की, भले वो यूक्रेन हो, रशिया हो, चाइना हो, राइट. पहली बात तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी कंट्री की कौन सी मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट है, कहां पे जाके वो देख सकता है, राइट. कोई ऐसा सोर्स ही नहीं है. हम इस फील्ड में हैं, बीइंग अ काउंसलर्स, बीइंग एजुकेशन काउंसलर्स, हमारे लिए बहुत मुश्किल है. इक्का दुक्का कंट्रीज का हमें मालूम है, उसके अलावा हम ढूंढ ही नहीं पाते. फ्रेंकली स्पीकिंग स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है. दूसरी बात, अगर आपको एक वेरीफाइड सोर्स मिल भी जाता है, जितनी भी कंट्रीज हैं, फिलीपींस एक कंट्री है जो इंग्लिश स्पीकिंग है या कुछ एक कंट्रीज और हैं, बाकी जगह पे सारा कम्युनिकेशन उनकी लोकल लैंग्वेज में होता है. भले वो रशियन हो, भले चाइनीज हो, उनकी मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट्स भी लोकल लैंग्वेज में, वो ट्रांसलेट, आप वेबसाइट को तो चलो फिर भी ट्रांसलेट कर लोगे, लेकिन जो पीडीएफ फॉर्म्स होते हैं जहां लिस्ट ऑफ एडवाइजरीज होती हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे. कोई मुझसे बोल दे मैं चाइनीज या रशियन पढ़ सकता हूं क्या, मैं नहीं समझ सकता. क्या ये बेसिक सा पॉइंट एड्रेस करने के लिए नहीं होना चाहिए. हर कंट्री की अलग अलग मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनका अलग अलग मेडिकल सिस्टम और प्रोसेस होता है, राइट. एक पेरेंट के लिए, हमारी ज्यादातर जनता ना काफी रूरल बेल्ट से आती है, इतना एक्सपोज्ड नहीं होते. इवन जो बहुत एक्सपोज्ड हैं वो भी उतनी चीजों को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, राइट. और ये सब लोग एक अच्छे डिसीजन के लिए इंडियन मेडिकल काउंसिल पे डिपेंडेंट रहते हैं, जिसको वो मानते हैं कि एक फिल्टर है, ये हमारे हितैषी हैं और हमारे फेवर में एक अच्छा डिसीजन देंगे या एक हमें लिस्ट ऑफ कॉलेज देंगे जिनमें से हम चूज कर सकें, राइट, हमारे इंटरेस्ट के लिए. लेकिन अब वो लिस्ट खत्म ही हो जाएगी, राइट.
चौथा पॉइंट, कई ऐसी कंट्रीज जैसे चाइना में स्पेशली मैं एग्जांपल लेता हूं, देयर आर सो मेनी मेडिसिन यूनिवर्सिटी विच ऑफर ट्रेडिशनल मेडिसिन, राइट? अलग अलग मेडिसिन के फॉर्म्स देती हैं वहां पे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली अंडरस्टैंड, फिगर आउट कौन सी यूनिवर्सिटी प्रॉपर एमबीबीएस का करिकुलम दे पा रही है या उसमें कहां पे ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी एक मिक्सअप आ रहा है. देखिए दोस्तों, पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं स्पेशली चाइना में या रशिया में जो, या दूसरी कंट्रीज में भी, जो बाइलिंगुअल हैं. बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जहां पे इंग्लिश के अलावा उनकी लैंग्वेज में भी पढ़ाई कराई जाती है, पर उनकी लैंग्वेज में ही पढ़ाई कराई जाती है. और जनरली क्या होता था, ये बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज काफी चीप होती थी, कॉस्ट इफेक्टिव होती थी, क्योंकि वहां की लोकल गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती थी इन प्रमोशन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर. बट बच्चे चले जाते थे, साल 1-1.5 साल पढ़ते थे, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, जाते ही आप किसी को बोलें दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाई, वो नहीं कोप अप कर पाते थे और कहीं ना कहीं वो वापस लौट के आना ही पड़ता था. और इस चीज में उनका टाइम, रिसोर्स, मनी, एनर्जी और वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते थे. कुछ लोगों के जिनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सस्ते के चक्कर में भेज देते थे, क्लैरिटी नहीं देते थे. तो क्या ये एक बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है? कैसे बच्चा, और एमसीआई ने हाल फिलहाल लास्ट टू लास्ट ईयर चाइना की सिर्फ 45 यूनिवर्सिटीज को प्रमोट किया था, पब्लिश किया था, जो इंग्लिश में पढ़ाई कराती हैं. बाकी यूनिवर्सिटीज को उन्होंने अपने लिस्ट से हटा दिया था. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये जो कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज को छोड़ दें जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, बट कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं यहां पे जो छोटी कंट्रीज हैं. काफी चीजों को फ्लेक्सिबल करना, मैनिपुलेट करना वहां के मेडिकल काउंसिल के अंदर या वहां के सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतना टफ नहीं है. आप पैसा देके या चीजें करके वहां पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट? तो अब एक तरफ वहां की मेडिकल काउंसिल तो दिखा देगी कि हाँ हमारे यहाँ वैलिडेटेड है, बट बच्चा जब वहां पे जाएगा उस ट्रस्ट के साथ और वहां पे उसको वो चीज ही नहीं मिलेगी या वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं मिलेगी, या छोड़िए बेसिक इकोसिस्टम ही नहीं मिलेगा. छोटे छोटे कमरों में कॉलेजेस चल रहे हैं, राइट? फीस को लेकर क्लैरिटी नहीं है, टीचर्स की फैकल्टी स्टाफ नहीं है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं है, तो कैसे काम होगा? ये कोई ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, न्यूजीलैंड वाला एजुकेशन सिस्टम नहीं है. इन कंट्रीज में तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है, आप सोच भी नहीं सकते कुछ इफ एंड बट करने का. बट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये एक इशू हो सकता है और हुआ भी है पास्ट में, राइट? देखिए दोस्तों, बीइंग अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, बीइंग अ रेगुलेटरी एजेंसी, एनएमसी को यह चाहिए कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को क्लैरिफाई करें, एक स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन बनाएं. अगर कोई भी कॉलेज इंडिया में लिस्ट होता है या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी कॉलेज को लेके आता है, तो दे शुड हैव अ सिक्योरिटी. उनको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट हो या कुछ भी हो, या टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. उनका सेंट्रलाइज पोर्टल होना चाहिए जहां पे कि बेसिक चीजें क्लियर हो. कब यूनिवर्सिटी आई है, फाइमर अप्रूव्ड है, WHO अप्रूव्ड है, इंग्लिश में पढ़ाती है, एक्सपेक्टेड ट्यूशन फीस क्या है, और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इससे एक स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी सहूलियत मिलती है. बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा एज अ नॉर्मल स्टूडेंट कि हम कैसे कर पाएंगे. बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पर्सनली स्पीकिंग एज अ काउंसलर मुझे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है. और इसी प्रॉब्लम के मद्देनजर हमने एक ऑनलाइन पिटीशन भी दोस्तों साइन कराई है change.org पे, आप ही लोगों के इंटरेस्ट के लिए. और ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी बच्चा फील करता है कि नहीं, एक सेंट्रलाइज एजेंसी होनी चाहिए जो उनको गाइड करे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, कोई उनको प्रॉब्लम आए किसी कंट्री में तो वहां वो कंप्लेन कर सके और उसका रेजोल्यूशन मिले. जैसे इंडियन एम्बेसी करती है इंडियन सिटीजन्स के लिए, ऐसे इंडियन एजुकेशन के लिए भी एनएमसी के थ्रू एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक मॉड्यूल होना चाहिए, राइट? तो प्लीज दोस्तों, इस पिटीशन का लिंक मैं आपको नीचे बॉटम लाइन में शेयर कर रहा हूं, बॉडी में, आप उसे देखिए और उसको साइन करिए और कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्टिव में शायद हमारी वॉइस को पहुंचाने में मदद करिए. हम एनएमसी से भी लेटर लिखने की कोशिश करेंगे. हो सकता है कल परसों में मैं आपको एक और अपडेट दूं इस चीज को लेकर. हम भी एनएमसी को अप्रोच करेंगे और अपना एक व्यू पॉइंट शेयर करेंगे कि प्लीज ट्रांसपेरेंसी लाइए, इस चीज में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए. और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, स्टूडेंट और इतने बच्चे जा रहे हैं, तो प्लीज उस लार्जर वेलफेयर के लिए आप हमारी हेल्प करिए, राइट? सो दोस्तों, यही ऑब्जेक्टिव है यहां पे हमारा एज ए गेट माय यूनिवर्सिटी टीम. हम चाहते हैं कि इस इश्यू पे सुनवाई हो और आगे के लिए मेडिकल एजुकेशन, ओवरसीज एजुकेशन जो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आए और पेरेंट्स को भी एक सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड हो. सो प्लीज फ्रेंड्स, इस पिटीशन को साइन करिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए. हो सकता है यही एक हमारा इनिशिएटिव इस चीज को आगे एक राइट पाथ पे ला पाए. थैंक यू.
you.